हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम माया है। मैं एक एयर होस्टेस थी और मन लगाकर अपनी नौकरी किया करती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरा एयर होस्टेस बनने का सपना था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्द कर दी थी, मगर भगवान की कृपा से मुझे पति बहुत ही अच्छा मिला था, जिसने मेरे इस सपने को साकार कर दिया था। और मुझे ससुराल भी बहुत ही अच्छा मिला था। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जबकि ससुर जी जिंदा थे। फिर मैंने अपनी 2 बेटियों का जन्म दिया था। मेरी एक बड़ी बेटी थी जो कि 15 साल की थी और एक छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 11 साल थी। मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई थी और पढ़ाई में भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। एक दिन मैं अपनी बेटियों के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि आज मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली छुट्टी ली थी। और तभी अचानक हमारे घर पर एक लड़का आया और उसने मेरी फ़ोटो क्लिक की और तेज़ी से भागने लगा। मेरी समझ नहीं आई थी कि ये लड़का कौन है और मेरी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींचकर क्यों ले गया है। ये सारा नज़ारा मेरी दोनों बेटियां भी देख रही थी। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा था और मैंने उस लड़के को अपने घर के आसपास भी कई बार देखा था। मुझे लगा कि कहीं ये लड़का मेरी दोनों बेटियों के साथ, तो हम घर में 7 लोग रहा करते थे और मेरी दोनों बेटियां, मेरे पति और मेरे ससुर जी और हमारी एक नई नौकरानी, जिसको मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही नौकरी पर रखा था। उसकी एक बेटी भी थी जो कि बोल नहीं सकती थी। नौकरानी का नाम निया था। निया बहुत ही गरीब थी। एक दिन वह मुझे रास्ते में मिली थी। जब वह सड़क के किनारे भीख मांग रही थी तो मुझे उस बेचारी पर बहुत ही तरस आया था। उसने मुझसे कहा था कि मैडम जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बोल भी नहीं सकती। उसके बदले मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले हमारे घर में एक नौकरानी रहा करती थी। उसका नाम शैली था, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। अब मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने निया से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवा दूंगी। तुम चाहो तो ये भीख मांगना छोड़ सकती हो और मेरे घर पर परमानेंट नौकरी कर सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रहने के लिए कमरा भी दूंगी और तुम लोगों को खाना भी मिलेगा रहेगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे घर के काम करने होंगे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं एयर होस्टेस हूँ और मेरी ड्यूटी ज़्यादातर प्लान में होती है। दिन रात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बस इस सब की वजह से मैं अपने घर के काम पर और अपने घर वालों पर ध्यान नहीं दे पाती। इसके लिए तुम्हें मेरे घर पर नौकरी करनी होगी। वह खुशी खुशी इस काम के लिए राज़ी हो गई थी। मैंने उसकी बेटी का इलाज करवाया था। निया की बेटी को टाइफाइड हो गया था और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब निया हमारे घर पर अपनी बेटी को लेकर आ गई थी और मैंने उसे एक क्वार्टर रहने के लिए दे दिया था। वे दोनों माँ बेटी हमारे घर पर रह रही थी और हमारे घर का सारा काम भी करती थी। मेरी दोनों बेटियां तो ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगी रहती थी, लेकिन जिस दिन से निया यहाँ पर उसकी बेटी आई थी और मेरी बेटियों को किसी का साथ मिल गया था। निया एक भरोसेमंद और ईमानदार औरत थी। घर के सारे काम बहुत ही ईमानदारी और साफ सफाई से किया करती थी। मुझे खुशी हुई कि मुझे घर के काम करने के लिए एक अच्छी और ईमानदार नौकरानी मिल गई है। मेरे ससुर जी भी बीमार रहते थे और ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। उनके लिए अलग से परहेज का खाना बनाना होता था। मैंने निया को अपने ससुर जी के बारे में सब कुछ बता दिया था। निया मेरे ससुर जी को समय से उनका परहेज वाला खाना बना दिया करती थी और मेरे पति के लिए भी सुबह को फिक्र से लंच पैक करके दे दिया करती थी। वे दोनों परमानेंट ही हमारे घर में रहने लगी थी। इस तरह मेरे घर का रूटीन और कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। मुझे भी निया और उसकी बेटी के आ जाने की वजह से घर की टेंशन थोड़ी कम हो गई थी और जिसकी वजह से मैं अपने काम पर सही तरह से ध्यान दे रही थी। मुझे फ़्लाइट में बहुत ही ज़्यादा काम होते थे, क्योंकि मेरी नौकरी कोई मामूली नौकरी नहीं थी। अपने परिवार से दूर रहकर देश विदेश में ट्रैवल करना कोई मजाक बात नहीं थी और हम एयर हॉस्टल का काम कोई आसान काम नहीं होता। हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फ़्लाइट में यात्रियों को खाना पीना और सब कुछ सर्व करने से लेकर उनके सामान को रखने तक का काम ही एयर हॉस्टस का होता है और बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा काम होते हैं। मेरी इस नौकरी में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे थे।
नुकसान सिर्फ इतना था कि मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। हमारी लाइफ देखने में काफ़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भी काफ़ी मुश्किल ट्रेनिंग का गुजरना पड़ता है। इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों में एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर ट्रेनिंग की जाती है। हमें सभी मुश्किलों और इमरजेंसी सिचुएशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है और हमें ऑटोफेशियल सांस लेने से लेकर डिलीवरी करने तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों में एयर होस्टेस प्लेन को 90 सेकंड में खाली करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद हमें 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां अगर प्लेन के आधे गेट बंद है तभी सभी यात्रियों को प्लेन को 90 सेकंड में खाली करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें पैसेंजर के लिए शार्ट इंस्ट्रक्शन याद करने के लिए पड़ते हैं, जैसे विंडो स्टैंड, स्टेट सीट आदि, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसेंजर को हैंडल किया जा सके। फ़्लाइट में हर कंट्री के हर लोग पाए जाते हैं, जिनसे हमें बातचीत करने का बिहेवियर भी अच्छा रखना होता है। और कुछ ऐसे अपडेट और लोग भी होते हैं, अटपटे लोग भी मिल जाते हैं जो हम पर गलत नज़र डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को फुल सपोर्ट दी जाती है कि कोई हमारे साथ बदतमीज़ी तक नहीं कर सकता। मगर हम लोगों को अपना बिहेवियर लोगों के साथ इतना अच्छा करना होता है कि लोग हमसे अपने कोई भी काम आसानी से करवा सके। हाँ, लेकिन मेरे इस काम में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं होती थी। कुछ लोगों के मन में एयर होस्टेस बनने का सपना होता है, जैसे कि मेरे मन में था। फाइनली इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद और इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद मेरा ये सपना जैसे तैसे पूरा ही हो गया था। मैं अपनी जॉब में पूरी तरह से बिजी थी। मेरी जॉब से मेरे घर वालों को भी बहुत ही फ़ायदा था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने आज के ज़माने में भी अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ने दिया और ख़ुद उसके सपने पूरे किए। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपने घर पर चली जाती थी। आज मैं पूरे 1 हफ्ते बाद अपने घर जा रही थी। मुझे अपनी फैमिली से मिले हुए कई दिन हो जाते थे और आज काफ़ी दिनों बाद जब मैं अपने घर गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि निया जिस कंडीशन में हमारे घर आई थी वे उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी और वे मुझे पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो निया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहने लगी कि मालकिन, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। तो वो कहने लगी, मालकिन आप नाइट ड्यूटी मत किया करो, मुझे आपके घर में कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे अपनी नौकरी करते हुए 5 साल गुजर गए हैं और तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? कैसी गड़बड़ी? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह मेरी बात को इग्नोर करके अपने काम में लग गई। मैं अपने बच्चों के पास उनके कमरे में गई तो वे लोग आराम से सो रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था। मेरे बच्चे ट्यूशन से आने के बाद सो जाया करते थे। फिर मैं ऊपर जाकर अपने ससुर जी के कमरे में उनके हाल चाल लेने चली गई, तो वे भी दवाई लेकर अभी भी सोए हुए थे, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद फ्रेश हो गई। मैं निया से कह दिया था कि तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। मेरे नहाने के बाद वे चाय लेकर आ गई थी और फिर कुछ देर तक मेरे बराबर में ही खड़ी रही। मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माँ? निया, तुम मुझसे कुछ परेशान लग रही हो। और तो वो कहने लगी कि प्लीज़ नाइट शिफ्ट मत किया करो, आपके घर में कुछ गड़बड़ है। निया की बात सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। आखिर वो होती कौन है मुझे एडवाइस देने वाली कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं। मैंने उसे घूर कर एक नज़र देखा ही था कि वे बिना कुछ कहेगी और कमरे से बाहर ही निकल गई। मैंने सोचा कि शायद जब से वे यहाँ पर आई है उसे मेरे घर के ज़्यादा काम करने पड़ रहे होंगे, इसलिए वे ऐसा कह रही है। अगर उसे यहाँ कोई परेशानी है तो वे यहाँ से जा सकती है। मैंने उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की हुई थी। उसके पास भी तो रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उसे अपने घर में रहने की जगह दी। ये इससे खाना पीना सब कुछ मिलता था, मगर ये भी तो पता करना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वे इस तरह की बातें क्यों कर रही है। शाम के 5 बज चुके थे जब मेरे पति घर पर आ गए। मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए थे। मैंने इस बारे में उनसे अपने पति से पूछने की कोशिश की, मगर वे बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। उन्होंने कहा कि वे कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद ही मुझसे कोई बातचीत करना चाहेंगे। इसलिए मैं भी कुछ देर
देर मैगज़ीन लेकर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मुझे 10 बजे तक अपनी ड्यूटी पर भी जाना था और कुछ देर के बाद मेरी बेटियां भी सोकर उठ गई थी। मैंने देखा कि मेरी बेटियों की निया की बेटी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी बेटियों ने उसे अपनी बहन की तरह समझा है। गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता, मगर मैंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए थे कि वह गरीबों को गले से लगाया करती थी। मैंने देखा था कि निया की बेटी भी मेरी बेटियों के साथ बहुत ही खुश है। मेरी बेटियां मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादातर मेरा कमरा बंद ही रहता था। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पास जेवर भी काफ़ी सारे थे क्योंकि मेरा पति भी कमाता था और मैं भी। बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और मेरे ससुर जी की भी प्रॉपर्टी कहीं थी, लेकिन जब भी वे बीमार हुए थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख करना बंद कर दिया था, इसलिए उसकी देखने मेरे पति ने ही क्या करते थे। और मेरे पति ने अपने पिता के बीमार होने के बाद उनकी ज़मीनों में मकान बनवा दिए थे जिसमें किराएदार रह रहे थे और उनका किराया भी हम लोगों के पास काफ़ी आता था। एयर होस्टेस की नौकरी करना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं बल्कि मेरा सपना और मेरा शौक़ था, जिसको मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर सपोर्ट करके उसे पूरा करवाया था। मेरे मायके वाले मुझसे कहते थे कि अब तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई है, अब तुम्हें अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बेटियों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा सपना तो पूरा हो ही गया है, इसलिए अब तुम अपनी नौकरी को छोड़कर अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। मगर मेरे पति का कहना था कि मेरी पत्नी के ऊपर कोई भी नौकरी छोड़ने का दबाव न डाले। मेरे पति कहते थे कि तुम जब तक भी चाहो नौकरी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और मेरा खुद का भी अभी नौकरी से मन नहीं भरा था। मेरे पति ने नौकरी करने या ना करने का फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया था। और मेरे ससुर जी थे, वे जब बीमार हुए थे तो ऊपर वाले फ्लोर से कभी नीचे आते ही नहीं थे। मेरी बेटियां मेरे पास आई तो उनके साथ साथ निया की बेटी भी आ गई थी। मैंने अपनी बेटियों को पॉकेट मनी के पैसे दिए तो साथ ही साथ मैंने निया की बेटी को भी पैसे दिए थे। वे बोल तो नहीं सकती थी मगर बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का मैं ध्यान रखती थी। मैं अपनी बेटियों को भी कह दिया करती थी कि जो चीज़ तुम खाया करो वे उसको भी मंगवा कर खिला दिया करो। और जिस तरह से मैं छुट्टी वाले दिन अपने लिए कोई कपड़ा लेकर आती तो साथ ही साथ निया के भी लिए लेकर आया करती थी, क्योंकि अब वो हमारे घर में रहती थी और हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उसको हमारे घर में नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे, मगर जब भी मैं घर में आती तो वो मुझे एक ही बात कहा करती थी कि आप नाइट शिफ्ट मत किया करो। मैं उससे इस बात की वजह पूछती तो वे मुझे कुछ न बताती, बस खामोश रहती थी। मगर मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि निया दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद मैं पूरे 15 दिन बाद अपने घर लौटी थी और जब घर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि निया तो पहले से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इन दिनों फेस्टिवल चल रहे थे और मैं फेस्टिवल के दिनों में घर पर ही रहती थी। मैं फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करती थी। इस दौरान मैं अपने घर पर ही रुकी हुई थी। मैंने देखा कि उसकी बेटी भी मुझे कुछ डिस्टर्ब सी नज़र आ रही थी। मुझे उन दोनों माँ बेटी का कंडीशन के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों के सामने ही निया के से घर के कोने कोने की सफाई करवाई थी। वो काम तो सारे कर रही थी मगर बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी। मैंने निया से कहा, निया मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम्हारे इतनी कमज़ोर होने की आखिर वजह क्या है? क्या तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो? वो कहने लगी, मैडम जी अब आप कुछ दिन घर पर ही हो ना तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं निया की बात समझ ही नहीं पाई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वे मेरी बात पर खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। मुझे अब धीरे धीरे निया पर शक होने लगा था। मैं देख रही थी कि निया की बेटी भी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। पहले तो वे मेरी बेटियों के साथ खेलती रहती थी मगर अब वे अलग अलग से रहने लगी थी। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में आखिर क्या चल रहा है। मैं अपने ससुर जी के कमरे में उनके हाल चाल पूछने गई तो वे टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर जी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर होने लगी थी और वे किसी किसी टाइम पर नीचे भी उतर आते थे।
मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर जी धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, क्योंकि उनका इलाज शहर के बेस्ट डॉक्टर से चल रहा था और मेरे पति खुद उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। जब से मेरी सास की मौत हुई थी, मेरे ससुर जी को अकेलापन काफ़ी महसूस होने लगा था और वो फिर इतने ज़्यादा बीमार हुए कि उनकी तबीयत ही ख़राब होने लगी थी, मगर अब वे काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। नवरात्र के दिन चल रहे थे और मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सारे व्रत रख रही थी। मेरे पति भी इन दिनों जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाते थे, लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि निया और उसकी बेटी ना तो हम लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल रही है और ना ही मैं उन दोनों को ज़्यादा खुश देखती थी। वो लोग बस नॉर्मल सा बिहेव करती थी और चुप चुप सी रहती थी। मैंने इन दोनों माँ बेटी के बारे में अपनी बेटियों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पीछे इन दोनों का बिहेवियर कैसा रहता है। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि माँ जब ये दोनों शुरू में हमारे घर आई थी तो तब बहुत ही अच्छी थी और हमारे साथ भी घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से ही इन दोनों का बिहेवियर हम लोगों से बहुत ही उखड़ा उखड़ा है। ये लोग हमारे साथ रह तो रहे हैं, मगर हमसे अच्छी तरह से ना तो बात करती है और ना ही एक दूसरे से। निया आंटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बात उन्हें परेशान कर रही है। मैंने अपनी बेटियों से पूछा कि कहीं ये दोनों तुमसे तो कोई गलत बात या बिहेव नहीं करती। मेरे पीछे निया आंटी तुम्हें डराती धमकाती तो नहीं, या दूर कुछ ऐसा जिससे तुम लोगों को इन पर शक हुआ हो। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी निया आंटी की बेटी तो गूंगी है, वे तो बोल नहीं सकती, वो बहुत ही सीधी भी है, वो तो बहुत ही डरी सी रहती है। मगर निया आंटी भले ही खामोश रहती है लेकिन हमारे साथ कुछ गलत नहीं करती। ये दोनों अच्छी है, हमें कभी इन पर शक नहीं हुआ। घर के सारे काम भी वो अच्छे तरीके से करती है और समय पर पूरे कर देती है। बस उनके बिहेवियर में ही बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी अब हमारे साथ नहीं उठती बैठती। पहले हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में दादाजी के पास खेलने के लिए जाते थे और कुछ देर उनके पास बातचीत करके भी आते थे। हम अपने साथ निया आंटी की बेटी को भी ले जाते थे, मगर अब हमने उसको ले जाना बंद कर दिया है क्योंकि वे ऊपर जाने से बहुत ही डरती है। मगर अब काफ़ी दिनों से वे बहुत ही खामोश है। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे निया और उसकी बेटी परेशान है। मैंने सोचा हो सकता है निया किसी बड़ी परेशानी की वजह से ही इतनी कमज़ोर हो रही है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। अगर वे किसी बात से परेशान है या उसे मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। इसलिए मैंने निया से बात करने का फ़ैसला कर लिया था। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए तो मैंने निया को ये बात करने के लिए अपने पास बुलाया और पहले उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा और उससे अपने पास तसल्ली से बैठने के लिए कहा। वे मेरे पास बैठ गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। मैंने उससे के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि निया, आखिर तुम इतनी क्यों परेशान हो, और तुम कितनी अच्छी थी, कितनी सेहतमंद थी जब यहाँ पर आई थी, तो लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान भी हो और कभी दिन कमज़ोर भी होती जा रही हो। क्या तुम्हें कोई टेंशन है? अगर तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी टेंशन को दूर कर दूँगी। मुझे जितना भी बन आएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। निया कहने लगी, मैडम जी, आखिर मैं किसके लिए टेंशन लूँगी? मेरा इस दुनिया में अपनी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। मगर ये कहकर निया खामोश हो गई। तो मैंने कहा, क्या हुआ निया, मगर क्या? बताओ, तुम खामोश क्यों हो गई? तो वो कहने लगी, मैडम जी, हम दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई अपना। आपकी बहुत मेहरबानी की, आपने हमें इस घर में जगह दी। आप बहुत ही अच्छी औरत हो, आपकी बेटियाँ भी बहुत ही अच्छी है। हम दोनों माँ बेटी का तो सर पर कोई भी साया नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे किराए के घर में रखा हुआ था। अचानक मेरे पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग गरीब ज़रूर थे, मगर जैसे जैसे ज़िंदगी हमारा गुजारा कर रही थी। मेरे पति के मरने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम दोनों माँ बेटी ने एक एक चीज़ को बेचकर अपना गुजारा किया था। हम दोनों माँ बेटी के इस दुनिया में मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तभी तो हम दोनों सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आए थे। आपने हमें सहारा दिया, यहाँ तक कि आपने घर में रहने की भी जगह दी थी। मैं जानती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ भी करके आपके घर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ के जाने के बाद मुझे और मेरी बेटी को खाना खाने के साथ साथ सर छुपाने के लिए छत भी मिल रही है।
मैं अपनी बेटी को लेकर इस तरह सड़कों पर नहीं घूम सकती। आखिर वो भी तो लड़की है और उसकी भी इज्जत का सवाल है। मैं खुद तो दुनिया की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी बेटी को बर्दाश्त करने नहीं दे सकती। ये कहकर निया की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो बोली कि मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है और मैं दिन ब दिन कमज़ोर क्यों हो रही हूँ। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मगर जब आप नाइट ड्यूटी पर होती है तो इस घर में कुछ गड़बड़ होती है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था कि आखिर वे क्या कहना चाहती है। मैंने उसे कहा कि गड़बड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय इस घर में कोई चलता है, क्योंकि जहाँ पर मेरा कमरा है उधर के आसपास कोई मुझे चलता हुआ नज़र आता है। निया की ये बात सुनकर मुझे एकदम हंसी आ गई थी। मैंने कहा, निया तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा मतलब है कि इस घर में भूत प्रेत है? तुम इस ज़माने में भी पुराने ज़माने में जैसी बातें कर रही हो। निया मेरी बात सुनकर कहने लगी, मैडम जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है निया, हम लोग सालों से इस घर में रह रहे हैं और ये मेरे सास ससुर का पुश्तैनी मकान है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरी बेटियों या फिर मेरे पति को भी नज़र आ सकती थी, और फिर मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। मैंने कहा, तो फिर तुम इस वजह से परेशान हो? तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। मेरी बात पर वो खामोश हो गई थी, मगर फिर कहने लगी, मैडम जी ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी लगता है। तो मैंने उसे कहा कि तुमने इस बारे में अपनी बेटी को ज़रूर बताया होगा, तभी तो उसका ध्यान इस तरफ चला गया। बच्चों से ऐसी बातें नहीं की जाती, वरना बच्चों को डर लगने लगता है। उसके दिमाग में ऐसी बातें मत बैठने दो और तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, वहाँ तुम अपना चेकअप करवाना, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही हो। अगर तुम इस घर पर इस तरह वीक रही तो मेरी नौकरी पर जाने के बाद घर के काम कौन करेगा? मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं कल आपके साथ डॉक्टर के चली जाऊंगी, मगर मुझे अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। बस मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं और मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा है। तो मैं हंसकर उससे कहने लगी, अरे पगली, तुम डॉक्टर थोड़ी हो जो तुम्हें बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। कल हम लोग डॉक्टर के जाएंगे ना, वहाँ पर जाने के बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और तुम बताओ, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तो वह कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे इस घर में रहते हुए किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रात के समय थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रह रही हूँ ना, तुम्हारे कमरे का ध्यान रखूँगी। ये सुनकर वे मेरे कमरे से चली गई थी। अब मुझे देखकर तसल्ली हो गई थी, क्योंकि आज मुझे उसकी परेशानी की वजह पता चल गई थी। तो वो बेवजह ही परेशान हो रही थी, क्योंकि सब कुछ उसका वहम था। अगले दिन मैं अपनी बेटियों और ससुर जी के साथ गार्डन में थी। निया घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। मौसम बहुत ही अच्छा था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, हल्की हल्की बारिश का मौसम हो रहा था। मेरे ससुर जी भी गार्डन में मेरे साथ ही बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी तबीयत अब कुछ बहुत बेहतर हुई थी। तो मेरी बेटियां भी उन्हें सीढ़ियों से उतार कर नीचे गार्डन में लेकर आ गई थी। मेरे ससुर जी मैगज़ीन पढ़ रहे थे, मैं अपनी बेटियों के साथ बैठी थी और उनके साथ इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। अचानक गार्ड ने आकर मुझे बताया कि मुझसे कोई मिलना चाहता है। मैंने गार्ड से कौन कहा कि कौन है, तो वो कहने लगा, पता नहीं, बस कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा, अच्छा भेज दो, मैं देखती हूँ कौन है। मैं इतनी देर में गार्डन की तरफ से गेट की तरफ जा रही थी, तभी अचानक गार्ड ने उसे अंदर भेज दिया। वो एक लड़का था और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरी फ़ोटो खींचने के बाद वे चला गया था। मैं उसे आवाज़ देती रह गई कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और मेरा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वे तो एक हवा के झोंके की तरह आया और घर से चला भी गया था। मेरी दोनों बेटियां भी ये नज़ारा देख रही थी। इस सब की वजह मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी। मैंने बाहर जाकर गार्ड से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश की, तो गार्ड ने बताया कि ये लड़का पड़ोस में ही रहता है और उसे मैंने कई बार यहाँ से गुजरते हुए देखा है। मेरी समझ नहीं आई थी कि ये लड़का आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर उसकी क्या वजह है कि वह मेरा फ़ोटो अपने मोबाइल में लेकर चला गया। मेरे ससुर जी भी इस सब से चौंक गए थे। मेरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। शाम के टाइम पर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी,
क्योंकि मुझे निया को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। शाम के समय में जब निया को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने पहले तो तसल्ली के साथ निया का चेकअप किया और फिर उन्होंने मुझे वे बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर ने बताया कि निया दरअसल नींद की दवाई ले रही है, जिसकी वजह से इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट उसकी सेहत और उसके दिमाग पर पड़ रहा है। उसकी दिमागी हालत कमज़ोर होने लगी है, जबकि उसकी शारीरिक हालत भी कमज़ोर होती चली जा रही है। डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि इन दवाइयों का सेवन अभी हाल फिलहाल में नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तभी तो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रही है। या तो उसे ये दवाइयाँ दी जा रही है या फिर वे खुद इन दवाइयों का सेवन कर रही है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर निया ऐसा कैसे कर सकती थी कि वह खुद नींद की दवाई क्यों खाएगी? उसे क्या ज़रूरत थी कि वह नींद की दवाई खाए? उसे तो कोई परेशानी भी नहीं थी, बस उसकी परेशानी ये थी कि उसने मुझे बताया था कि उसे रात के समय में बहुत ही डर लगता है और मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं, क्योंकि जब मैं घर पर रहती हूं तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, वरना तो उसे घर में रात को गड़बड़ लगती है। अगर किसी इंसान को डर लगता है तो वह गहरी नींद में नहीं सो पाता। और फिर निया के पास तो इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि वह हर रोज़ नींद की दवाई का सेवन कर सके। उसको तो मैं सिर्फ इतने ही पैसे देती थी जिससे वे ज़रूरत के हिसाब से बाहर से थोड़ा बहुत सामान अपना और अपनी बेटी का खरीद ले। बाकी सब कुछ तो उसको हमारे घर में ही मिलता था और वे इस घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार सा झटका लगा था। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तो वे लड़का जो मेरी फ़ोटो खींच कर गया था, उसने मेरे दिल में सब शक पैदा किया था, और एक दूसरा वे लड़का कौन था? वे लड़का हर रोज़ हमारे घर पर आता था, मगर गार्ड ने तो मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वह घर के अंदर तक आता है। उसने तो मुझे इतना ही बताया था कि उसने तो उसे हमारे घर के बाहर कई बार देखा है और वह हमारे मोहल्ले में ही रहता है। मेरा ध्यान अपनी बेटियों पर भी होने लगा था। वे लड़का कहीं बेटियों के लिए तो कुछ नहीं, मैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वो लड़का मेरी बड़ी बेटी से थोड़ा ही बड़ा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि वे मेरी बेटियों से मिलने के लिए आता था, या फिर निया की बेटी। नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं कैसी माँ हूँ, घर की बेटियों पर ही शक कर रही हूँ। वो निया की बेटी से कैसे मिलने आ सकता है? वे बेचारी तो बोल भी नहीं सकती, वो मुझसे ही मिलने आया था, तभी तो मेरा फ़ोटो खींच कर गया था। मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। इन सब बातों की वजह से मेरा दिमाग बहुत ही घूम कर रह गया था। मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और मुझे अपनी जॉब पर जाने की भी तैयारी करनी थी, मगर घर के ऐसे हालात देखकर मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जॉब पर कैसे जाऊं। मेरे जॉब पर जाने में 2 दिन का टाइम रह गया था। मेरे पति ने भी मेरे लिए 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उनके ऑफिस में पिछले दिनों काफ़ी काम था, इसलिए वो बस ज़्यादातर अपने ऑफिस में ध्यान दे रहे थे। उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, इसलिए उन्होंने 2 दिन आराम करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बार सोच विचार में थी। मैंने निया को नहीं बताया था कि मुझे उसकी दवाइयों वाला राज पता चल गया है। मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली थी और उसे खाने के लिए भी कह दिया था। उसने मुझसे पूछा भी था कि उसे क्या हुआ है, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। बात तो मुझे उससे करनी थी, मगर अभी नहीं। अगर वे जानबूझकर दवाई ले रही थी तो फिर वे क्यों इस दवाई का सेवन कर रही थी? हालांकि उसने मुझे खुद बताया था कि इस घर में आने के बाद वे खुश है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसे ये दवाई कोई दे रहा था तो फिर कौन था वो, और कौन दे रहा था? इसका मतलब ये था कि उसे दवाई देने वाला कोई हमारे घर का ही इंसान है, मगर कौन हो सकता है जो निया को नींद की दवाई दे रहा था? मैं देख रही थी कि निया तो मेरी बात से बेफिक्र हो गई थी, उसका बिहेवियर भी ठीक होने लगा था, मगर उसकी बेटी बहुत ही डरी सहमी सी रहती थी। मेरे ससुर जी के पास भी नहीं जाती थी, जबकि मेरी बेटियों ने तो बताया था कि वे अपने दादाजी के पास पहले जाया करती थी, तो निया की बेटी को साथ ले जाया करती थी। लेकिन अब निया की बेटी उनके साथ नहीं जाती। ये सब सोच कर मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मेरे पति ने मुझे परेशान देखा तो मेरी परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मेरी जॉब से भी कॉल आ रही थी, मगर मैं अपने घर के ऐसे हालात छोड़कर इतनी आसानी से कैसे जा सकती थी? मुझे अपने घर में रहकर अपने घर की कंडीशन के बारे में
कोई ना कोई सल्यूशन निकालना ही था। आखिर मैं जानना चाहती थी कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या ऐसा पहले भी होता था, इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर में तो नहीं रहती थी। जब 2 दिन पूरे हो गए तो मैं अपनी जॉब पर चली गई थी, मगर वहाँ जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए मैं 4-5 घंटे वाहन गुजरने के बाद अपनी फैमिली को बिना बताए घर वापस आ रही थी। उस समय रात के 11 बज रहे थे। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैंने बिना किसी को डिस्टर्ब किया खुद ही ताला खोल लिया और घर के अंदर चली गई। मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि इस समय रात के 11 बज रहे थे और मेरा पति इस टाइम पर तो सो रहा होता था, जो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। आखिर मेरे पति कहाँ चले गए थे। मैं अपनी बेटियों के कमरे में गई तो वे दोनों भी सो गई थी। मैं निया को उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। मैं जैसे ही निया के कमरे की तरफ गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसके कमरे के अंदर तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और किसी को पता नहीं था कि मैं घर में हूं। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, कमरे के अंदर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरा पति निया की बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वह बेचारी गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, इसलिए खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। मगर निया कहाँ थी। मैंने जैसे ही बेड की तरफ नज़र डाली तो निया गहरी नींद में सो रही थी। मुझे कमरे के बाहर तक आवाज़ आ रही थी, लेकिन निया को मेरे पति के बोलने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी। आखिर वे इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती थी। मुझे अपने पति को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे किस तरह उस मासूम लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने पति से कहा कि छोड़ दो उसे, और आप उस बेचारी के साथ क्या कर रहे हो। मेरे पति ने जैसे ही मुझे देखा तो निया की बेटी को एक तरफ धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे देखकर उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने जल्दी से घबराकर दरवाज़ा खोला और कहने लगे, तुम कब आई। मैंने कहा, बिल्कुल अभी आई हूँ, लेकिन आज मेरे घर आ जाने से आपकी हकीकत मेरे सामने खुलकर रह गई है। मेरा पति कहने लगा, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुमने जो भी देखा है वे तुम्हारी आंखों का वहम है। ये लड़की ही ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मुझसे अपने पति का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं अपने पति के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि निया की बेटी की कंडीशन साफ बता रही थी कि मेरा पति ही उसे परेशान कर रहा था। न जाने ये सब कब से चल रहा था। मैंने अपने पति से कहा, आप इसके साथ ये सब कुछ कब से कर रहे हो। निया की बेटी जल्दी से भागी और अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर निया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं रोने लगी और अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले आई। मैंने अपने पति से कहा, आखिर ये सब क्या कर रहे थे आप। अच्छा हुआ आज मैं जल्दी आ गई, मुझे आपकी सच्चाई के बारे में पता चल गया। पहले तो काफ़ी देर तक मेरा पति झूठ बोलता रहा, लेकिन जब मैंने उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दी तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें तो अपनी नौकरी ही पसंद है। तुमने कभी अपने पति की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम मेरी पत्नी हो, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें तुम्हारे साथ ही पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारी नौकरी इतनी प्यारी है कि तुम अपने परिवार को ही भूल गई हो। इसलिए निया की बेटी पर मेरा दिल आ गया। वे बोल भी नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा, जब भी किसी को कुछ नहीं बता सकती, बस मैंने उसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ ये सब कुछ किया। और ये सब कुछ मैं उसके साथ काफ़ी दिनों से कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा, आपको शर्म नहीं आती। निया की बेटी हमारी बेटी की उम्र की है। क्या आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपकी किसी दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रहे हो तो एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी गलत हो सकता है। मेरा पति कहने लगा, क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा पति तुम्हारे बिना कैसे रहता है, कैसे मैं अपनी बेटियों को बड़ा किया है, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी की परवाह है। तुमने कभी हम लोगों के बारे में सोचने की कोशिश की? कब की है? आज मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे भले ही एयर होस्टेस बनकर अपना सपना पूरा करना था, मगर शादी के बाद कोई भी लड़की अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। मेरे पति ने अच्छा बनने के लिए मेरा सपना पूरा तो करवा दिया, मगर कहीं न कहीं मैं अपने परिवार से दूर हो गई थी। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं खामोशी से निया के खाने में नींद की दवाई मिला दिया करता था और फिर उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता था। दरअसल ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है कि मैंने अपना सारा ध्यान अपनी नौकरानी की तरफ दिया और अपने परिवार को बिल्कुल भूल गई।
और अपने परिवार को नौकरों के हवाले छोड़ दिया। नौकर गलत नहीं थे, मगर मेरा पति जो कि मेरी मोहब्बत ना मिलने से भटक चुका था, यही वजह थी कि वे अपनी हवस नौकरानी की बेटी के साथ पूरी करने के लिए उसको खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दिया करता था। और ये सब वे काफ़ी समय से कर रहा था, जिससे एक तरफ निया की सेहत भी इस दवाई की वजह से ख़राब हो रही थी, और तो और उसकी बेटी की इज्जत के साथ साथ वो भी कई बार खिलवाड़ कर चुका था। वे बेचारी मासूम थी, इसलिए डरी सहमी रहती थी। उसने इस बारे में कभी अपनी माँ को बताने की कोशिश भी की होगी तो वह समझ नहीं पाई। निया ने मुझे बताया था कि उसे रात के समय कमरे के बाहर कोई टहलता हुआ दिखाई देता है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था, जो निया के सोने का इंतज़ार किया करता था। जैसे ही निया के ऊपर दवाई का असर छाने लगता तो वे गहरी नींद में सो जाती थी, और निया उसके बाद वे कमरे में दरवाज़ा खोलकर निया की बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता था। निया की बेटी इस वजह से मेरे ससुर से भी डरने लगी थी। उसे लगता था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। वे बेचारी दिन पर दिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। मेरे पति का जुर्म कोई छोटा नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आरोप किया था, मगर ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं बल्कि मेरी लापरवाही की वजह से किया था। एक सवाल था जो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, आखिर वे लड़का कौन था जो मेरी फ़ोटो खींच कर गया था? इस सवाल का जवाब भी मेरा पति ही दे सकता है। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का उनके दोस्त का बेटा है। वे अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करते थे कि किस तरह से उनकी पत्नी उन पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से उनका मन करता है कि वे अपनी ख्वाहिश दूसरी औरतों के साथ पूरी करे। उन्होंने अपने बारे में अपने दोस्त को बता दिया था कि वे एक नौकरानी की मासूम लड़की के साथ अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, जिस बात का उनके बेटे को बहुत ही अफसोस हुआ था और उसे लगा था कि मेरा पति गलत कर रहा है। वे मुझे डायरेक्टली तो ये बात नहीं बोल सकता था कि मैं अपने घर पर ध्यान नहीं देती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में शक डालने के लिए वह लड़का उस दिन मेरी फ़ोटो खींचकर भाग गया था, ताकि मेरे दिमाग में शक आ जाए और मैं अपने घर में ध्यान देना शुरू कर दूँ। क्योंकि जब एक बार हमारे दिमाग में शक पड़ जाता है तो हम उस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सही थी कि उस दिन से लेकर अब तक मेरे दिमाग में बहुत सारे शक थे, जो कि अब मेरे पति की सच्चाई सुनने के बाद पूरे हो चुके थे। अगले दिन जब निया सुबह सवेरे सोकर उठी तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया था। वे अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन जब मेरे ससुर जी को अपने बेटे की हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे पति से घर से निकाल जाने के लिए कहा। हालांकि मेरे पति ने माफ़ी मांगी थी, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे ससुर जी ने 50 लाख निया को दे दिए थे ताकि वह अपना मुंह बंद कर सके और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सके। वे पैसे लेकर चली तो गई थी, मगर उसकी बेटी की इज्जत दांव पर लग गई थी। अपने पति की तरफ से मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी। मेरा पति भी मुझसे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मेरे पति की गलती के साथ साथ गलती मेरी भी थी, इसलिए मैंने नौकरी करना छोड़ दिया और घर में ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरा पति अब अपने दूसरे वाले घर में रहता है। आज भी मेरे ससुर ने उससे माफ़ नहीं किया है। हम अमीर लोग अपना फ्रस्ट्रेशन हमेशा गरीब लोगों पर ही क्यों निकालते हैं? हम लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। मेरे पति की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। मेरे पति चाहते तो मुझे बिठाकर भी समझा बुझा सकते थे, और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं उनके समझाने के मुताबिक नौकरी छोड़ देती, मगर मेरे पति का लिया गया फ़ैसला बहुत ही गलत था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।